बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट फिजिक्स यूनिट 4 वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव मीडियम। तो हमने जो है स्टूडेंट इस टॉपिक में ये डिस्कस करना है कि जब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है हम यहाँ पे दो केसेस डिस्कस करेंगे। एक केस हम वो लेंगे कि जब हम आइडियल केस, जिसको हम आइडियल केस कहते हैं, आइडियल केस में क्या होगा कि हम जो है एयर फ्रिक्शन या जितने भी रेजिस्टिव मटेरियल मीडियम है या मटेरियल जितने भी है उस सबको हम जो है वो क्या कर लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं, उसको हम जीरो कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो मतलब क्या होगा कि हमारे पास जितनी भी एनर्जी है वो कांस्टेंट रहे, क्या उसमें किसी किस्म की कोई कमी ना आए। एक केस। सेकंड केस में हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारे पास मीडियम है और उसमें रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है। तो मतलब क्या होगा कि फिर हमने वर्क डन और एनर्जी को देखनी होगी कि हमारे पास यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है क्या वो जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की जो है वो मींस एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाते हैं या कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, वो वेस्ट हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, या इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग या एनर्जी अगेंस्ट फ्रिक्शन टू ओवरकम दैट फ्रिक्शन या टू ओवरकम दैट एयर रेजिस्टेंस। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करने होंगी। नॉर्मली स्टूडेंट हमारे पास जो एनर्जी की टाइप्स है वो यहाँ पे हम इस तरह मींस मल्टीपल जो है उसके टाइप्स है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ जस्ट टू टाइप्स की जो है वो बात करते हैं। एक हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरे हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट हम उस एनर्जी को कहते हैं जिसको हम किसी एक स्पेसिफिक हाइट के साथ जो है वो क्या करते हैं, वहां पे हम मेजर करते हैं कि हमारे पास कोई एक बॉडी है वो एक स्पेसिफिक हाइट पे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो वहां पे जो एनर्जी होगी उसमें वो टोटल कौन सी एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। जबकि दूसरे हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट आपको पता है कि वो एनर्जी ऑफ द बॉडी है जब वो बॉडी मोशन कर रही होती है, तो ड्यूरिंग द मोशन उस बॉडी की जो एनर्जी है उसको हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी। और उसके बाद हमारे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये सारे केसेस जो है यहाँ पे स्टूडेंट हमें डिस्कस करने हैं। सो फर्स्ट हम केस लेते हैं स्टूडेंट आइडियल केस, मींस नो रेजिस्टेंस। इस केस में किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मींस एयर फ्रिक्शन जीरो है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक बॉडी है ऑफ मास n, ठीक है, जो कि एक सर्टेन हाइट ऑफ h जो है वो क्या है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से जो है एक सर्टेन हाइट h के ऊपर है। यहाँ पे इस पॉइंट पे चूंकि ये बॉडी क्या है, रेस्ट में है, बॉडी क्या है इसमें रेस्ट में है, तो मतलब कि वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या होगी स्टूडेंट, जीरो, ठीक है, मींस एक स्पेसिफिक हाइट पे इसको हमने रखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है 3 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और इस वर्क एनर्जी थ्योरम को हमने इन तीनों पॉइंट्स के लिए हमने जो है क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पॉइंट ए सर्टेन हाइट h। सेकंड, जब ये बॉडी जो है नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना, लेफ्ट इस पॉइंट बी के ऊपर, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो है हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कितनी है। और फिर उसके बाद जब बॉडी अर्थ सरफेस पे आ जाती है तो फिर उस पॉइंट पे उसमें कितनी एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी कितनी होगी, क्या उसमें कमी या ज्यादती आती है या नहीं, वो कांस्टेंट रहती है। तो ये तीनों पॉइंट्स के ऊपर हमें जो है वो टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, कंसीडर a body of mass m at rest placed at height h from the surface of the earth। कोई एक बॉडी है जिसका मास है m और जो है वो सर्टेन हाइट h के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है ना, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, वी कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट डिफरेंट पोजीशन। हमने जो है डिफरेंट पोजीशन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पोजीशन ए, पोजीशन बी और पोजीशन सी, इन तीनों पोजीशन के ऊपर जो है हमने टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी। सो फर्स्ट एट पोजीशन ए। तो स्टूडेंट अगर हम पोजीशन ए की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे हमने देखा, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पॉइंट के ऊपर चूंकि हमने कहा कि रेस्ट में है तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। रेस्ट में हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है ना। तो मतलब कि एट पॉइंट ए द बॉडी इज एट रेस्ट। सो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्स, मींस इस पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी किस चीज के बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या है, mgh, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, जीरो। जीरो क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब जब वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी हमारे पास चूंकि रेस्ट में इस पोजीशन पे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। हाफ m और v की जगह हमारे पास जीरो आ जाएगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो।
8.8। समझ आ रही है ना, क्योंकि ये रेस्ट में है। तो इससे हमने यहाँ पे लिखा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। अब जो टोटल एनर्जी है वो किस चीज के बराबर होगी? टोटल एनर्जी स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों के सम के बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा टोटल एनर्जी 8.8 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है mgh और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 0। सो हमारे पास आ जाएगा टोटल एनर्जी 8.8 इज इक्वल टू mgh, दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो mgh के बराबर आ गई है। टोटल एनर्जी किस चीज के बराबर आ गई? mgh, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। समझ आ रही है? यहां तक तो ठीक है। अब जो है हम इस पॉइंट बी की तरफ आते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल ये बॉडी डाउनवर्ड जो है मोशन कर रही है, देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन हमने लिखी है डाउनवर्ड है। इज इट क्लियर? तो जब ये डाउनवर्ड आएगी इस पॉइंट बी की तरफ आएगी तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है x, कुछ डिस्टेंस कवर किया है x। अब टोटल जो हमारे पास जो है डिस्टेंस वो है h। ये जब नीचे आई पॉइंट बी की तरफ तो टोटल कितने जो है डिस्टेंस कवर की x। अब देखो ये पॉइंट बी इस सरफेस ऑफ अर्थ से कितने हाइट पे है? h माइनस एक्स। समझ आ गई इस h माइनस एक्स की? टोटल है h, ये नीचे आ गई x, तो ये कितना रह गया? h माइनस एक्स। फॉर एग्जांपल आपको मैं सिंपल कर देता हूं आपके लिए। फॉर एग्जांपल ये टोटल जो हमारे पास डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर, फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर। तो अब यहां से लेकर इस पॉइंट तक जो ये नीचे आ गया है तो लेट वो है 3 किलोमीटर। ठीक है, तो फिर ये कितना होगा? अगर टोटल 5 है, यहां से लेकर इस तक जो है 3 किलोमीटर, तो फिर नीचे क्या होगा? h माइनस एक्स अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 2 किलोमीटर आएगा ना। 2 किलोमीटर कैसे आ गया? टोटल माइनस दिस वन। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि h माइनस एक्स विच इज h माइनस एक्स। समझ आ रही है ना? तो अब देखो इस पॉइंट बी के ऊपर यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारे पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और फिर टोटल एनर्जी कितनी आती है, तो हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे 8.b the body has fallen with velocity vb। सही है ना? क्योंकि पॉइंट बी है इसलिए हमने इस वेलोसिटी को क्या नाम दिया? vb का नाम दिया। ठीक, अच्छा, थ्रू सम हाइट x as it has potential and kinetic energy। तो हमारे पास इस हाइट x के ऊपर मींस जब ये हाइट x आ गया यहां तक, इस पोजीशन तक आ गया, तो अब इस पॉइंट के ऊपर इस बॉडी में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी और उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। समझ आ रहा है? क्योंकि अब ये मोशन में डाउनवर्ड आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस चीज में? काइनेटिक एनर्जी में। समझ आ रही है ना? लेकिन यहाँ पे दरमियान में 8.b कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी काइनेटिक होगी और कुछ जो है हमारे पास पोटेंशियल होगी। जब ये ऊपर हाइट पे होते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब ये बिल्कुल सरफेस पे आ जाते हैं सरफेस को हिट कर रहा होता है तो उस टाइम पे ये जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो चुकी होती है किस चीज में? काइनेटिक एनर्जी में। समझ आ रही है ना? अच्छा, तो इस पॉइंट बी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखो स्टूडेंट, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है वो है mgh। फार्मूला हमारे पास क्या पोटेंशियल एनर्जी का है? mgh है ना। लेकिन अब यहाँ पे mgh, h का मतलब है टोटल हाइट, लेकिन अभी चूंकि पॉइंट बी के ऊपर है तो हम h की जगह क्या लिखेंगे? h माइनस एक्स। चूंकि हम हमेशा जब पोटेंशियल एनर्जी लेते तो हम हाइट लेते फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। समझ आ रही है ना? सो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ जो हाइट हमारे पास कितना है? h माइनस एक्स। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? h माइनस एक्स। जबकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे v पॉइंट बी के ऊपर जो वेलोसिटी है उसको हम vb से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने vb लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने पहले vb को फाइंड आउट करना है कि vb कितनी है। तो अब देखो, टू फाइंड द वेलोसिटी मींस जो vb है उसको हमने फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या करते हैं? यूज करते हैं। सो सिंस द इनिशियल वेलोसिटी 8.a इज 0, हमें पता है यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है, चलो मैं इसको सिंपल मैंने v लिखा है तो यहाँ पे मैं vi कर लेता हूँ, तो ये vi हो गया 0। ठीक, द फाइनल वेलोसिटी 8.b इज vb। यहाँ पे जो वेलोसिटी है यहाँ तक जब पहुंचेगी तो फाइनल वेलोसिटी होगी ना 2 पॉइंट्स, तो ये हमारे पास क्या होगी? लेट इसको हम vb से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज, अब बॉडी तो यहां से स्टार्ट होगी नीचे की तरफ आ रही है ना, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है? x। समझ आ रही है ना? तो यहां पे हमने लिखा कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज x एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है
समझ आ रहे हैं? तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक ही जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, जी पुट करेंगे। तो अब देखो टू फाइंड द लास्ट वैल्यू ऑफ v, वी नो दैट हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है कि vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इज इक्वल टू as। क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी किस चीज के बराबर है, vb के बराबर है, ठीक है, 8.b। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा vb स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट क्या है 0, तो ये हमारे पास 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और एक ही जगह हम क्या पुट करें स्टूडेंट, g और s, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है x, तो यहाँ पे हमने पुट किया x, तो ये आ गया 2gx। अब देखो यहां से आ जाएगा vb स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो खत्म, ये 2gx ला, दिस इक्वेशन नंबर 4। अब ये vb की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को स्टूडेंट हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m और vb की जगह क्या आ जाएगा 2gx, ठीक है, vb स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास ये 2 और 2 हो जाएंगे कैंसिल, ये 2 और ये 2 हो जाएंगे कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgx, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। समझ आ गई? अब जो है हम इसके लिए इस पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी होगी। सो अगेन फार्मूला टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर? तो अब देखो टोटल एनर्जी 8.b हमारे पास आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है 2gh x, ठीक है, प्लस और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, वो है हमारे पास mgx। अब देखो ये जो है हमारे पास आ जाएगा कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ये mg पहले h के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो mgh आ जाएगा माइनस और फिर x के साथ मल्टीप्लाई करते तो mgx आ जाएगा और प्लस mgx। तो अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस mgx और यहाँ पे प्लस mgx दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। सो ये हमारे पास आ जाएगा कि टोटल एनर्जी 8.b इज इक्वल टू mgh, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। अगेन इस पॉइंट के ऊपर भी हमारे पास जो टोटल एनर्जी आ गई वो क्या है mgh आ गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। सिमिलरली अगर हम पॉइंट सी की तरफ जाएंगे, पॉइंट सी, तो यहां पे भी हमारे पास जो है जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी mgh के बराबर होगी, क्योंकि हमारे पास हाइट हो जाएगा 0 और टोटल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी होगी किस चीज में, काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि इस पॉइंट पे हमारे पास h 0 तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 और यहाँ पे इसी कैलकुलेशन के जरिए सिर्फ जस्ट x की जगह हमने क्या पुट करना होगा h, क्योंकि टोटल हाइट उसने कवर कर दिया है, टोटल डिस्टेंस कवर हो गया ना, जब ये यहां तक आएगा तो h, तो सिंपल x की जगह हमने इस फार्मूले में अगर आप पुटिंग करेंगे तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे h, तो यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को mgx है, लेकिन इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा mgh। तो यहाँ पे हमने इसलिए लिखा कि टोटल एनर्जी 8.c इज इक्वल टू mgh, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो इस पॉइंट के ऊपर भी हमारे पास जो टोटल एनर्जी आ जाएगी वो है mgh, दैट इज इक्वेशन नंबर 7। अब स्टूडेंट अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हम ये देखते हैं कि जब हमने ये तीनों पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर ले तो उससे हमें क्या जो है रिजल्ट मिला है वो अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब जो है हमारे पास जो तीन इक्वेशन आ गए, यहाँ पे मैंने किसको कंबाइन कर दिया कि टोटल एनर्जी 8.a इज इक्वल टू mgh, इक्वेशन नंबर 1, एंड टोटल एनर्जी 8.b व्हिच इज इक्वल टू mgh, इक्वेशन नंबर 6, एंड टोटल एनर्जी 8.c इज इक्वल टू mgh, इक्वेशन नंबर 7। तो स्टूडेंट अगर हम इन तीनों इक्वेशन को देखें तो हमें यह अंदाजा हो रहा होता है कि हमारे पास जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वो एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते हैं, लेकिन जो टोटल एनर्जी है यहाँ पे हमने डायग्राम में भी देखा वो हर एक पॉइंट के ऊपर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। सो यहाँ पे हम लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 6 and 7 we get that the total energy at point A, B and C is remains constant and conserved। समझ आ रही है स्टूडेंट? ये जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे फिर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ आते हैं। सो thus हम लिखते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, कि जितना हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा उतना ही हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा। लेकिन हमेशा याद रखिए ये हम उस टाइम डिस्कस करते हैं, ये बात हम उस टाइम करते हैं जब हम आइडियल केस रहते हैं, जब हमने मीडियम की रेजिस्टेंस को या एयर फ्रिक्शन को जो है वो क्या कंसीडर किया हुआ है, 0। समझ आ रही है ना? अब ये सेकंड केस की तरफ हम जाएंगे जिसमें हम एयर फ्रिक्शन लेंगे, रेजिस्टेंस लेंगे, तब फिर इस तरह नहीं होगा। समझ आ रही है ना? अच्छा, अब ये सेकंड केस है।
यहाँ पे मैंने WET लिखा हुआ है, वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव मीडियम। रेजिस्टिव मीडियम जहाँ पे हमारे पास एयर फ्रिक्शन अवेलेबल है, जहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को कंसीडर किया हुआ है कि हाँ हमारे पास रेजिस्टेंस भी है। तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल यहाँ से जब ये बॉडी डाउनवर्ड की तरफ आएगी, समझ आ गई ना, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही होगी काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन चूंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी है, फ्रिक्शन भी है, समझ आ रही है ना, एयर रेजिस्टेंस या हम सिंपल फ्रिक्शन का नाम देते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का कुछ अमाउंट ऑफ जो है वो कन्वर्ट होगी या यूज होगी दिस फ्रिक्शन फोर्स, इसके खिलाफ वर्क करने में जो यूज हो जाएगी, समझ आ रही ना, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो जाएगी अगेंस्ट फ्रिक्शन, और जो बाकी रह जाएगी वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। सिमिलरली अगर हम काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, पोटेंशियल मींस हम ऊपर जा रहे हैं, तो यहां पे भी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो यूज होगी वो अगेंस्ट फ्रिक्शन, और जो बाकी रह जाएगी काइनेटिक एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज में, पोटेंशियल एनर्जी में। अभी किस तरह होता है तो अब देख रहे हैं। कंसीडर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F, हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को F कंसीडर किया। व्हेन बॉडी इज फॉलिंग थ्रू अ मीडियम, अगर हमारे पास बॉडी जो है मीडियम मींस हम फॉल कर रहे हैं उस मीडियम में जहां पे हमारे पास एयर रेजिस्टेंस है, मींस हमने फ्रिक्शन को कंसीडर किया हुआ है। सो फिर क्या होगा, इन दिस केस द होल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, बाकी क्या होगा, बट some part of this potential energy is used to do work against friction। तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी की वो यूज होगी अगेंस्ट फ्रिक्शन, समझ आ रही है ना, कुछ उसको और कम करेगा और बाकी जो है वो फिर क्या हो जाएंगे, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो देयरफॉर वी राइट दैट कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स, हमारे पास वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, FH। ये FH कैसे आ गया, हमारे पास वर्क डन का फार्मूला क्या है कि W इज इक्वल टू FD है ना, FD। तो यहां पे हमने फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स लिया हुआ है तो उसको हमने F से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जबकि हमारे पास D जो है टोटल डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, H हाइट। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या है, FH, समझ आ रही है ना। सो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी स्टूडेंट वो किस चीज के बराबर होगी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि रिमेनिंग एनर्जी वो जो है फिर कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज में, काइनेटिक एनर्जी में। तो फिर रिमेनिंग एनर्जी क्या होगी कि जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो रह जाएगी, लास्ट इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो फिर क्या होगी, mgh माइनस FH। ये माइनस FH हमने क्यों किया, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी है, फॉर एग्जांपल 30 जूल, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो जाती है अगेंस्ट फ्रिक्शन, लेट हमारे पास अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है जिसको हम FH कहते हैं, वो लेट सपोज 10 जूल जो है वो यूज हो गई किस चीज में, अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो फिर कितने रह गई बाकी, वो फिर क्या होगी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। तो आप बताइए काइनेटिक एनर्जी में कितनी कन्वर्ट होगी, तो अगर हम जो है पोटेंशियल एनर्जी से इसको माइनस कर लें तो काइनेटिक एनर्जी में जो कन्वर्ट होगी वो फिर कितने होगी, 20 जूल। समझ आ गई ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज में, वो यूज हो जाएगी, वर्क डन मींस यूज हो जाएगी अगेंस्ट फ्रिक्शन, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज में, काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पे इस इक्वेशन से आपको पता चल जाएगी, इस कैलकुलेशन से, कि अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी टोटल 30 जूल है और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो 10 जूल जो है वो यूज हो जाता है, तो बाकी जो रिमेनिंग है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कितने होगी, 20 जूल। अभी 20 जूल तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं हुई ना, वो पार्ट हो गया है जो कि रह गया है, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो गई है फ्रिक्शन के खिलाफ। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो रिमेनिंग है, लॉस आ गया है, वो फिर क्या होगी, mgh माइनस FH। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होगी किस चीज में, काइनेटिक एनर्जी में। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यहाँ पे रह गई है वो फिर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो हमारे पास आ जाएगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी है ना। तो अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया है, mgh माइनस FH, और जबकि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना है, हाफ mv स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इस FH को वहां पे शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि माइनस से जब वहां पे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कि mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस FH। अब देखो पहले वाले केसेस में हमारे पास जो है
टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती थी पोटेंशियल में, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती थी काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फिर क्या होगा कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी ये फिर किस चीज बराबर है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। और अगर इसको हम उल्टा कर दें, मींस हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो फिर क्या होगा कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फिर कन्वर्ट होगी, ये बराबर होगी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। उस केस में भी यही होगा और इस केस में भी यही होगा। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा यूज होगी किस चीज में, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो जाएगी, और जो बाकी रह गई वो कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज में, काइनेटिक एनर्जी में। या अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो फिर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी काइनेटिक एनर्जी में, और अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी किस चीज में, पोटेंशियल एनर्जी में, और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो जाएगी अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो ये जो स्टूडेंट हमने जितना भी डिस्कशन किया इससे हमें ये पॉइंट का अंदाजा हो गया है कि फॉर एग्जांपल इन इक्वेशन से हम देखें, ठीक है ना, कि हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम एक मींस कंसीडर कर लें यहाँ पे कि लेट को एक हैमर है, उससे जो बुक में एग्जांपल है, उससे जो किसी केल को टोंका जाता है, तो जब हम ऊपर से हैमर को नीचे लाते हैं, ठीक है ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी ऊपर आपने इस तरह रखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो नीचे आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब जब उसने को जो है वो हिट कर लेता है, ठीक है ना, कील को वो हिट कर लेता है, तो कील को जब वो हिट करेगा तो आपने देखा होगा कुछ यहाँ पे साउंड जनरेट हो जाती है, समझ आ रही है, और उसके साथ साथ कुछ चिंगारियां भी आ जाती है, मींस अमाउंट ऑफ हीट भी यूज हो जाता है, मींस अमाउंट ऑफ हीट भी जनरेट हो जाती है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ऊपर से जो है पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, और जब ये उसने कील को मींस हैमर ने कील को हिट किया तो यहाँ पे वही काइनेटिक एनर्जी पे कन्वर्ट हो गई किस चीज में, साउंड में प्लस हीट में, समझ आ रही है ना। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एनर्जी की जो है ट्रांसफॉर्मेशन होती है, लेकिन हमेशा याद रखो हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। तो इससे हम जो है एक लॉ जो है वो डिस्कस करते हैं, डिराइव कर लेते, जिसको फिर हम नाम देते स्टूडेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन neither be created nor destroyed, but it can transform from one kind into other, and the total amount of energy remains constant। जबकि हमारे पास एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ना तो ये खत्म होती है ना तो ये पैदा की जा सकती है, लेकिन ये क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है पोटेंशियल से काइनेटिक में, काइनेटिक से पोटेंशियल में, पोटेंशियल से फिर काइनेटिक, काइनेटिक से फिर हीट में, फिर साउंड में, मींस इंटर कन्वर्जन हो रही होती है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जिस तरह यहाँ पे हमें मैथमेटिकल भी लिखा है कि टोटल एनर्जी बराबर होगी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक व्हिच इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट और है, मैंने जिस तरह यहाँ पे आपको बताया ना कि एनर्जी जो है आप लोगों ने देखी होगी, हम जो है मल्टीपल, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी को देखें तो इलेक्ट्रिसिटी हम जो है जब हम बटन को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं तो क्या हो जाती है, लाइट ऑन हो जाती है, समझ आ रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किस चीज में, लाइट एनर्जी में, प्लस उसके साथ हीट भी जनरेट हो जाती है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल हम फैन को ऑन करते तो यहाँ पे अगेन हमने स्विच को ऑन किया तो ये चली गई मैकेनिकल, मींस वहां पे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, प्लस कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी जनरेट हो गई। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास हर एक प्रोसेस में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या हो रही होती है, लॉस हो रही है, डिसिपेट होती है इन फॉर्म ऑफ हीट, डिसिपेशन आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी में क्या आ रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम लॉस आ रही है। तो हमें चाहिए कि हम न्यू एनर्जी सोर्सेज को जो है ढूंढें, समझ आ रही है ना, ताकि जो यूनिवर्स में जो एनर्जी लॉसेज आ रही है वो क्या हो जाए, उसको रिकवर किया जा सके। अब इसके लिए फिर हमने करना क्या होता है कि हम ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिस्कवर करें जिसको हम यूज करने के बाद भी हम एक दफा यूज किया ना उसके बाद भी हम उसको यूज कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिसको हम बार बार यूज कर सके। तो ऐसे सोर्सेज को जो है हमें क्या करना होगा, मींस डिराइव कर मींस डिफाइन करना होगा। हमने जो है इन्हीं एनर्जी सोर्सेज के ऊपर जो है डिपेंड करना होगा। जैसे कि आजकल सोलर एनर्जी के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो रही है, मींस सोलर प्लांट वगैरह लोग लगा रहे हैं।
तो ये जो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी है जो है ये खत्म नहीं ना खत्म होने वाली एनर्जी। तो हमने चूंकि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारे ऐसी चीजें हैं जो टाइम के साथ जो है वो क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो हमने ऐसे सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करना होगा कि क्या हो जो रिन्यूएबल हो, जिसको हम बार बार यूज कर सके। सो स्टूडेंट, अगर आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन, या हम कहते हैं ना वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव मीडियम, कि हम कैसे जो ये पहले हमने फाइंड आउट कर लिया कि वर्क एनर्जी थ्योरम उस मीडियम में जिसमें हमने फ्रिक्शन को जीरो कंसीडर किया हुआ था। फिर सेकंड में हमने जो है मीडियम कंसीडर किया जहां पे हमारे पास हमने फ्रिक्शन फोर्स को जो है वो काउंट कर लिया, और उसके बाद लास्ट में फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डिस्कशन की। सो होपफुल स्टूडेंट, आपको जिस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।